नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड में क्लास नंबर 6 अपन शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया गया है आपके सामने। तो क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। आज अपन स्टडी करेंगे अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश की जो अप्रोच होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। अप्रोच होती क्या है? एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्ड मैनर, यानी पूरी डिटेल के साथ किसी चीज़ की व्याख्या करना क्या है? अप्रोच है। तो देखो टाइप्स ऑफ अप्रोच कितनी होती है? 3 प्रकार की अप्रोच बताई गई है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। तीनों अप्रोच को अपन क्रम से स्टडी करेंगे। तो पहली अप्रोच को ले लेते हैं। पहली अप्रोच है स्ट्रक्चरल अप्रोच। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच के? दिस अप्रोच वॉज पॉपुलर्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद। ये जो अप्रोच है हैदराबाद जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा भारत में पॉपुलर की गई। दिस अप्रोच इज इम्प्रूवमेंट ऑफ डायरेक्ट मेथड। इस अप्रोच को क्यों लाया गया? कि डायरेक्ट मेथड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके, इसके लिए ही इस अप्रोच को लाया गया। अदर नेम क्या है? न्यू अप्रोच भी कहते हैं इसे। औरल और ओरल, औरल का मतलब सुनने से संबंधित है, करण से, ओरल मतलब बोलना, तो औरल ओरल अप्रोच भी इसे कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स में देखें तो इट हैज़ गिवन बाय फ्रेंच नामक जो व्यक्ति है उसने इसके, या मनोवैज्ञानिक है जिसने प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच बताए हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इस अप्रोच में एक्टिविटी भी होती है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन में एक निश्चित लक्ष्य होता है। और प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीच, यानी स्पीच को थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है इसमें। मेरिट्स देख लेते हैं मित्रों। मेरिट्स क्या है? स्पीच एम्फेसाइज, जो भाषण होता है या स्पीच होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में। हैबिट फॉर्मेशन, स्ट्रेस होता है, यानी आदत का निर्माण किया जाता है बालकों में, बार बार किसी चीज़ को दोहराव होता है। लैंग्वेज इन मीनिंगफुल सिचुएशन, लैंग्वेज होती है वो एक जो सुव्यवस्थित अर्थ में या उस सिचुएशन में प्रस्तुत की जाती है या यूज की जाती है। ओरल इम्पोर्टेंस होता है, यानी बालकों का ओरल पे तो ज़्यादा फोकस होता है, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल वे, यानी उसके जो सिद्धांत है वो एक तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीकों के सामंजस्य के आधार पर बनाए गए हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये अप्रोच एक सुव्यवस्थित है, इसका ऑर्डर है बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है। तो ये कैसी अप्रोच कहलाती है? सिस्टमेटिक अप्रोच भी कहलाती है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी इस अप्रोच जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसमें वेस्ट समय या समय की बर्बादी बिल्कुल कम होती है। इंटरेस्टिंग अप्रोच भी कहलाती है क्योंकि इसमें बालकों का जो रुझान है वो बना हुआ रहता है। तो जो ये अप्रोच है वो क्या है? इंटरेस्टिंग अप्रोच भी है। डिमेरिट्स देख लेते हैं। डिमेरिट्स क्या है? सूटेबल टीचर आर नॉट अवेलेबल, यानी सूटेबल टीचर है वो अवेलेबल नहीं होते इसमें। ओवर स्ट्रेस होता है ड्रिल पे, जो ड्रिल होती है उस पर ओवर स्ट्रेस होता है जिससे बालकों को नुकसान होता है लैंग्वेज सीखने में। नो लिटरेचर नॉलेज, लिटरेचर नॉलेज की बात करें तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में लिटरेचर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है। नो यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड, यानी ज़्यादा अगर भीड़ भड़ाके वाली क्लास है तो उसमें इस स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है इसका यूज सही तरीके से नहीं हो सकता। नीड मैनी मटेरियल्स, और बहुत सारी मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के द्वारा किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए। अब देख लेते हैं ग्रामर कैसी बताई गई है मित्रों। ग्रामर इसमें बताई गई है फंक्शनल ग्रामर, पहले एग्जाम्पल होगा उसके बाद में रूल होगा, लेकिन वो भी बहुत कम यूज़ की जाती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। लर्नर एक्टिव रहता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? टारगेट लैंग्वेज में इसका इंस्ट्रक्शन होता है। यूनिट ऑफ टीचिंग, स्ट्रक्चर के द्वारा पढ़ाया जाता है बालकों को, यानी स्ट्रक्चर। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर हो जाएगी। एड्स में क्या क्या यूज हो सकता है? पिक्चर, चार्ट, कैरिकेचर्स, मॉडल्स, ये चीज़ें एड या सहायक के रूप में उपयोग में ली जाती है। टेक्स्ट बुक का क्या सीन है? टेक्स्ट बुक लेसन प्लान, टेक्स्ट बुक में लेसन प्लान बनाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर इन वन क्लास, यानी एक क्लास में एक ही स्ट्रक्चर बताई जाती है टेक्स्ट बुक के आधार पर। मदर टंग क्या है? मदर टंग को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है? टारगेट लैंग्वेज। मैक्सिम क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले सरल या सिंपल चीज़ें बताई जाएगी उसके बाद में जटिल चीज़ों का
वर्णन किया जाएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस किस पे किया जाता है इसमें देखो, स्ट्रेस इसमें जो 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर दी गई है बाई सीसी फायर के द्वारा और 3000 रूट वर्ड्स दिए गए, इन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो जब स्ट्रेस की बात आई तो 275 तो स्ट्रक्चर है और 3000 जो रूट वर्ड्स है इन पे क्या ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। टीचर क्या है, सेंट्रल फिगर है। टीचर कैसे सेंट्रल फिगर है, वो ग्रेडेड स्ट्रक्चर को बताता है, रूट वर्ड्स को बालकों के सामने बताता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेंट्रल फिगर कहलाता है। और जो लर्नर होता है वो भी क्या होता है, इसमें एक्टिव होता है। ये थी अपनी पहली स्ट्रक्चर है, सॉरी अप्रोच है। कौन सी अप्रोच थी, स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी अपनी अप्रोच कौन सी दे रखी है, दूसरी अपनी अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये नोट्स तमाम प्रकार की किताबों का यूज करके मेरे पुराने अनुभव, मेरे पुराने नोट्स सभी का एक समायोजित संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप खुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हमारा जो आप तक ज्ञान पहुंचाने का मकसद है वो पूरा हो सके। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, इन दिस सिचुएशन टीचर्स अकॉर्डिंग टू रियल सिचुएशन इन क्लासरूम। जो टीचर है वो वास्तविक स्थिति के आधार पे बालकों को पढ़ाता है, यानी रियल सिचुएशन क्रिएट करके पढ़ाता है। द टीचर क्रिएट लाइफ लाइक क्लासरूम, यानी ऐसी जीवित क्लास की तरह, यानी जो काम हो रहा है उसके आधार पे स्टडी करवाई जाती है। जो कोई भी अगर चैप्टर या कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो उसका मतलब ऐसे होता है कि लाइफ लाइक क्लासरूम, यानी जैसे उसका एक्शन के तौर पे काम होता है, यानी क्रिया का होना भी साथ ही होता है। जो पढ़ाया जा रहा है और वो क्रिया भी सामने करवाई जाती है। तो टीचर्स न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस, इस पैटर्न के आधार पे लाइफ लाइक क्लासरूम का वो क्या करते हैं, क्रिएशन करके बालकों को पढ़ाते हैं, ताकि बालकों को ऐसा लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उनके सामने वो एक्टिविटीज़ हो रही है। वो चीज़ें क्या हो गई, लाइफ लाइक क्लासरूम की तरह। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, मेन विशेषताएं क्या है इसकी, देखो टीचर इंट्रोड्यूस वर्ड्स एंड सेंटेंस इन पैटर्न। एक सीमित पैटर्न में जो टीचर है वो वर्ड्स और सेंटेंस को बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एंड ड्रिल, प्रैक्टिस और ड्रिल पे ज़्यादा क्या करेगा, स्ट्रेस देगा। डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन या स्थिति पे जो अध्यापक है वह अलग अलग तरीके से क्या करेगा, एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चनर वे इज एक्सेप्टेड, यानी सवाल करना और आंसर जानना या उत्तर देना दोनों की ही जो तरीके हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। बालक सवाल पूछे और अध्यापक उनका जवाब दें तो ये क्वेश्चनरी प्रक्रिया है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। रिवीजन प्रोसेस भी होता है, ठीक है, वो भी इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक में आता है। अब देखो प्रोसीजर ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है सिचुएशनल अप्रोच की, क्या क्या होता है। देखिए न्यू वोकेबलरी होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होता है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होते हैं। न्यू वोकेबलरी भी होती है, स्ट्रक्चर भी दर्शाया जाता है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होते हैं। अलग अलग तरीके के सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। दूसरा देखो इमिटेशन ऑफ टीचर्स स्टेटमेंट, एक अध्यापक कोई कथन बोलता है और उसकी नकल है जो बालकों के द्वारा की जाती है, ये क्या है, इसका प्रोसीजर है। और क्वेश्चन आंसर वे इज यूज्ड, सवाल पूछना और आंसर देना, क्वेश्चन पूछना और आंसर देना, ये इसमें एक्सेप्टेड होता है। मेरिट्स देख लेते हैं मित्रों। मेरिट्स क्या दे रखी है सिचुएशनल अप्रोच में, मेरिट्स है इंटरेस्टिंग अप्रोच टू टीच, यानी थोड़ी रुचिकर है ये बालकों के लिए, क्योंकि एक जीवित क्लास को ध्यान में रखते हुए लाइफ लाइक क्लास के रूप में और रियल सिचुएशन पे इन चीज़ों को बताया जाता है। इससे बालक में क्या है, एक इंटरेस्ट बना रहता है सीखने के प्रति। बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग प्लेइंग, और सीखना किस पे आधारित है, किसी काम को करना और उस काम को इस तरीके से करना जैसे एक खेल की तरह, खेल खेल में सीखना और करते हुए कोई काम खेल खेल में सीखना, इस चीज़ पे ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो सिचुएशनल अप्रोच है वो बेस्ड है। एक्शन बेस्ड अप्रोच, यानी कोई काम जैसे बालकों को अध्ययन करवाया जाता है तो उसके साथ उसकी क्रिया भी करवाई जाती है ताकि बालक जल्दी सीख सके, तो ये एक्शन बेस्ड अप्रोच भी कहलाएगी। लिसनिंग स्किल्स इस स्ट्रेस, यानी लिसनिंग जो स्किल्स है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। यूज ऑफ टीचिंग एड, और टीचिंग एड का यूज भी
किया जाता है। मित्रों डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स है गुड फॉर लोअर क्लासेस, यानी जो डीमेरिट्स में या ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट गुड फॉर अपर क्लासेस, यानी अपर क्लास के लिए ये सही नहीं है। छोटे बच्चों के लिए सही कैसे हैं? ऐसे समझेंगे कि जो इतना स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है इस तरीके से उनको बार बार रीड आउट करवाना, प्रैक्टिस करवाना, ये छोटे बच्चों के लिए तो सही है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। लिटरेचर नॉलेज इसमें बिल्कुल नहीं होता है। टीचर कान टीच टेक्स्ट बुक यूजिंग अप्रोच, इस अप्रोच को पढ़ाते हुए, इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए जो टीचर है टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पढ़ाने का तरीका ही है सिचुएशनल अप्रोच के हिसाब से, तो फिर टेक्स्ट बुक इसके आधार पे नहीं पढ़ाई जा सकती। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, यानी इसको पढ़ाने के लिए या सिचुएशनल अप्रोच का यूज करने के लिए थोड़ी टीचर है वो बिल्कुल बुद्धिमान या शिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, वो बहुत कम मिलते हैं। ओवर ड्रिल मैक्स क्लास मोनोटोनस, अब देखो जब ज़्यादा ड्रिल होगी बच्चों में तो एक बार क्या है उनमें नीरसता आ जाती है। नीरसता कैसे है? वो जो टंग पोजीशन है, ठीक है, जो उनका आर्टिकुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है, और फिर वो एक मजाकिया रूप में क्या, फिर जो लैंग्वेज होती है उसका जो रियल मीनिंग होता है वो गलत दिशा में चला जाता है। आगे देखो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। अब जो सिचुएशनल अप्रोच है इसको और कैसे इसमें सुधार किया जाए, इसके लिए क्या क्या सजेशन हो सकते हैं, तो सजेशन बताए गए हैं इसमें कि टीचर शुड बी वेल ट्रेन, टीचर क्या होना चाहिए, एक अच्छा एजुकेटेड टीचर हो या सुशिक्षित टीचर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी इन ऑन दिस अप्रोच, और जो टेक्स्ट बुक है इस अप्रोच के आधार पे ही बनी हुई होनी चाहिए ताकि बालकों को सीखने में आसानी हो। एसोसिएटेड सिचुएशन शुड बी इनलिस्टेड, अब जब आप किसी सिचुएशन को शामिल कर रहे हो, किसी परिस्थिति को, तो वो उन बालकों को पढ़ाने वाली जो परिस्थिति है उससे संबंधित ही होनी चाहिए। उनके ज्ञान से उनको बताने की जो प्रक्रिया है या उनमें जो आप जो उनको ज्ञान दे रहे हैं उससे संबंधित ही वो सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है उसके अलावा सिचुएशन आप इनलिस्ट कर रहे हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। मित्रों ये थी तो सिचुएशनल अप्रोच। अब अपन आज तीनों अप्रोच की बात कर रहे थे, तो तीसरी जो अप्रोच है वो है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं मित्रों। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पॉपुलर कब हुई? 1960 और 70 में। मीनिंग इज पैरामाउंट नोट स्ट्रक्चर। जो CLT है इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ज़्यादा महत्व नहीं रखता, सर्वोपरि क्या है उसका मीनिंग। क्या है सर्वोपरि? उसका मीनिंग सर्वोपरि है। अब देखो आगे क्या लिखा है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ केनाल एंड स्वेन, यानी जो बोलने की जो दक्षता है उसमें केनाल और जो स्वेन है इन्होंने इसको 4 प्रकार से बताया गया है। पहली लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। दूसरी है ग्रामेटिकल, ग्रामर के आधार पर दक्षता बनने वाली। तीसरी है स्ट्रेटेजिक, ये स्ट्रेटेजिक है यहाँ TGIC, स्ट्रेटेजिक, यानी रणनीति की जो दक्षता होती है, रणनीति बनाई जाती है उसके आधार पे दक्षता। ग्रामर के आधार पे लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार पे, और सोशल और कल्चर कॉम्पिटेंसी, सामाजिक और सांस्कृतिक जो दक्षता। ये 4 पार्ट में किसने बांटा है? केनेल और स्वेन ने। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मेरोज अबाउट CLT। अब मेरोज ने भी एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिसने CLT के बारे में क्या कुछ प्रिंसिपल्स दिए। उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए, कौन कौन से? इन्फॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक। कौन कौन से? इन्फॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक। अगर पूछ लिया जाए कि मेरोज के CLT से संबंधित तीनों प्रिंसिपल है, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक ऑप्शन में आए तो ये तीनों सही हो जाएंगे। देखो नोम चॉम्स्की है प्रपोज द कॉग्निटिव और मेंटलिज्म व्यू। इन्होंने एक संज्ञानात्मक और जो माइंड से संबंधित जो व्यू थे ट्रांसफॉर्मेशन वो दिए, कब? 1960 और 70 में। किसको ध्यान में रखते हुए? CLT को ध्यान में रखते हुए। नोम चॉम्स्की है, उसने क्या दिया? एक LED बनाई, LED ये डिवाइस बनाई। इस डिवाइस का मतलब क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी इसका स्टैंड फॉर क्या हो गया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा को अर्जित करने की जो डिवाइस है वो किसके द्वारा दी गई? यानी कि लेड, आपको पूछ ले लेड किसके द्वारा दिया गया? तो नोम चॉम्स्की ने दिया था लेड। इसकी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब देखो प्रोपराइटर कौन है इसमें? प्रोपराइटर है नोम चॉम्स्की। कौन है? नोम चॉम्स्की। और चॉम्स्की है कहाँ के? जापान के रहने वाले। बट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सोसाइटी मेड बाय डेल हेम्स,
अब जो लेकिन प्रॉपराइटी तो नोम चॉम्स्की है, लेकिन एक कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज की सोसाइटी बनी थी वो किसने बनाई? डेल हेम्स ने। किसने बनाई? डेल हेम्स ने बनाई। उस सोसाइटी में और कौन कौन शामिल थे? विड औशन, विल्किंस, जप, प्रभु। प्रभु कहाँ के थे? इंडिया के। तो आपसे पूछ ले कि वो इंडियन जो कम्युनिटिव लैंग्वेज सोसाइटी में शामिल थे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रभु, इंडिया से। सेविंगनम या याल्डन, ये सभी इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सोसाइटी जो डेल हेम्स के द्वारा बनाई गई थी उसमें शामिल मेंबर थे। अब देखो मोटो ऑफ दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी का मेन मोटो क्या था? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी बाय ऑथेंटिक मटेरियल्स, यानी जो ऑथेंटिक मटेरियल्स है, ठीक है, उनके द्वारा जो भाषाई दक्षता को बढ़ाना, उसके द्वारा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, या किसी बालकों में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है उसको लाना। किसके द्वारा? ऑथेंटिक मटेरियल्स के द्वारा। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को क्रिएट करना ऑथेंटिक मटेरियल्स के द्वारा, ये मेन मोटो है दिस सोसाइटी का। कौन सी सोसाइटी? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी जो सोसाइटी बनाई गई थी डेल हेम्स के द्वारा, उसका मेन मोटो है। अब देखो टेक्स्ट बुक क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मटेरियल जब सबके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसी के आधार पर बालक सीखते जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक का यहाँ सेंस खत्म हो जाता है। मदर टंग क्या है? ये जुडिशियस यूज इज अलाउड, यानी न्यायोचित, यानी जितना उचित रहेगा उतनी अलाउ है मदर टंग, ज़्यादा मदर टंग यूज करना गलत हो जाता है। स्किल क्या बताया गया है? स्किल मोस्टली लर्निंग और स्पीकिंग होती रहती है, दिन पे ज़्यादा, दो पे ही फोकस दिया जाता है। मैगजिम देखो, ट्रायल एंड एरर, बालक क्या करता है? ट्राई करता है, फिर गलतियाँ होती है, फिर ट्राई करता है, फिर गलतियाँ होती है, तो ट्रायल और एरर इसकी क्या है? शुक्ति है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब पहले अलग अलग पार्ट को समझाया जाता है और फिर ये तो हो गया एनालिसिस, और जब साथ में पूरा सार बताया जाता है वो क्या हो गया? सिंथेसिस हो गया। एड्स कौन कौन से? रूट चार्ट हो गया, मेन्यू हो गया, चार्ट हो गया, टाइम टेबल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कटिंग हो गई, पेम्पलेट हो गए, रैपर्स या ऑडियो क्लिप हो गई, ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाता है इसमें, एड्स में गेसिंग गेम भी खिलवाया जाता है बालकों को। रियलिया, ये सवाल पूछा जा सकता है, रियल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, तो रियलिया का संबंध किससे है? CLT से, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टीचिंग, या कम्युनिकेटिव अप्रोच है इससे रियलिया का संबंध है, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है इससे भी रियलिया। अगर ऐसे पूछे रियलिया का संबंध किससे है तो CLT से, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से, या कम्युनिकेटिव अप्रोच से। आगे देख लेते हैं रियलिया के बाद क्या लिखा है? स्ट्रेस, स्ट्रेस किस पे दिया जाता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डिजायर्ड गोल, यानी जो भाषाई दक्षता है उस पर ज़्यादा, और जो जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसी लक्ष्य पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। ग्रामर कैसी है? लेस स्ट्रेस, ग्रामर पे थोड़ा कम स्ट्रेस दिया जाता है, यानी महत्व उसका यहाँ कम हो जाता है। यहाँ भाषा सिखाई जाती है, ग्रामर का ज़्यादा महत्व नहीं रहता। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर, यानी बालकों को सिर्फ सुविधा प्रदाता होता है, यानी सुविधा देने के काम करता है। कौन? टीचर। आगे देखो लर्नर एक्टिव रहता है इसमें। सेंटर पॉइंट कौन रहता है? सेंटर पॉइंट पे कौन खड़ा रहता है? लर्नर, इसलिए लर्नर क्या है? एक्टिव होता है। मेरिट्स देख लेते हैं इसकी। CLT की मेरिट्स क्या है? CLT की मेरिट्स है फ्लुएंसी ग्रोथ, यानी बोलने में फ्लुएंसी आ जाती है बालकों में, या फ्लुएंसी में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है। टास्क बेस्ड, यानी टास्क बेस्ड है ये, अलग अलग तरीके के काम बालकों को सौंपे जाते हैं जिससे बालक मतलब पढ़ने में रुचि होती है और उनमें फ्लुएंसी ग्रोथ होने लगती है। फोकस मीनिंग, ज़्यादा फोकस किस पे होता है? मीनिंग पे। जेन्युइन एक्टिविटी यानी रियल एक्टिविटी होती है। जेन्युइन एक्टिविटी का मतलब क्या है? रियल एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसको जेन्युइन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉट थ्योरी, ये थ्योरी पे नहीं है, लिखने का काम नहीं होता, यहाँ सारी चीज़ें क्या है? प्रैक्टिकली होती है। अब थोड़ी डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स दी हुई है अनडिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन नहीं रहता। जब ये प्रोजेक्टर वगैरह इतनी सारी चीज़ें और यूज की जाती है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है और अनेक प्रकार के जो गेसिंग गेम्स करवाए जाते हैं, तो इसलिए अनडिसिप्लिन हो जाती है कभी कभी। ये कौन? CLT का जो अप्रोच है वो क्या हो जाती है? कम्युनिकेटिव अप्रोच कभी कभार अनडिसिप्लिन
हो जाती है। एक्सप्रेशन इज डिफ़िकल्ट, यानी बालकों के द्वारा जो एक्सप्रेशन, जैसा टीचर बोलता है वैसा ही बालक बोले, तो कभी कभार इन बालकों में इनको क्या होती है, इनको एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस करने में किसी वर्ड्स को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो एक्सप्रेशन इज डिफ़िकल्ट हो जाता है उस केसेज में। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, अब ट्रेन टीचर भी नहीं मिलते हैं, यानी कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है इसको पढ़ाने के लिए बिल्कुल दक्ष टीचर चाहिए, उनकी कमी रहती है। नॉट साइंटिफिकली डेवलप्ड, क्योंकि LSRW चारों पे फोकस नहीं होता ना, तो ये साइंटिफिकली डेवलप्ड जो अप्रोच है ये साइंटिफिकली डेवलप्ड नहीं है। इट इज़ न्यू अप्रोच सो इट इज़ टू बी यूज्ड इन टीचिंग। और वैसे ये जो अप्रोच है CLT वो थोड़ा नया है, ठीक है, हाल ही में खोजा गया है, इसलिए इसका हर जगह यूज होना अभी बाकी है। टीचिंग में ज़्यादा ये यूज हुआ नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा लोगों के लिए क्या नहीं है, फेथफुल नहीं है। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, ऑथेंटिक मटेरियल, यानी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या मानते हैं, इसमें ऑथेंटिक मटेरियल्स होते हैं, वही यूनिट ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के प्रिंसिपल क्या है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, एक निश्चित लक्ष्य के आधार पर पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के आधार पर बालकों को सिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बालकों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बालकों को मोटिवेट किया जाता है बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। और प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क, यानी बालकों को बार बार ओरल करवाया जाता है ताकि वो लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी ले सकें। तो मित्रों ये था अपनी 3 प्रकार की अप्रोच। कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगली क्लास के नियत समय में अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।